आप लोग को कल बताया गया था कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद, हिंद चीन क्या है, कैसे अमेरिका इन्वॉल्व किया और वियतनाम को कैसे दो बराबर भाग में तोड़ दिया। आज उसी के चैप्टर में हम लोग अगला टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन जब तक से इसको फिर से एक बार हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे तब तक से अगला टॉपिक जो है, आज जो नया लोग जुड़े हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे, अगला टॉपिक को वो लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए करके आज हम फिर थोड़ा सा 5 मिनट आपका समय लेते हैं और उसको समझाने के लिए, ताकि जो आज नया स्टूडेंट जुटे हैं वो अगला टॉपिक को तो पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए बाबू थोड़ा सा गौर से आप भी सुनिए। देखिए, आपको ये पता है, कल ही बताया गया था और ऑफ टाइम क्लास में भी बताया गया था कि हिंद चीन जो है इसको इंग्लिश में इंडो चाइना कहा जाता है। हिंद चीन को इंडो चाइना कहा जाता है और हिंद चीन में 3 देश आते थे। हिंद चीन में 3 देश, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये आपको पहले ही से पता है, कल भी बताया गया था। ये तीनों का जो क्षेत्रफल है वो 3 लाख वर्ग किलोमीटर में है बाबू। तीनों का क्षेत्रफल कितना है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर में है, जिसमें वियतनाम जो है अकेला 2,80,000 यानी 2.80 लाख किलोमीटर में अकेले वियतनाम है और 0.20 लाख किलोमीटर में लाओस और कंबोडिया है। यहां तक तो आप लोग कल जान रहे थे। वियतनाम को आजादी मिला था 1905 में। कब मिला था? 1945 में, सॉरी। वियतनाम को आजादी मिला था 1945 में और वियतनाम को जिनेवा समझौता से 2 बराबर भागों में बांट दिया गया था, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। जो जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी को हुआ था, याद कीजिएगा। जिनेवा समझौता से वियतनाम को 2 ग्रुप में बांट दिया गया था। जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। एक वियतनाम पड़ गया उत्तरी वियतनाम और एक हो गया दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम की तरफ जितना भी प्राकृतिक पदार्थ थे वे सब उत्तरी वियतनाम की तरफ पड़ रहे थे और सिर्फ बंजर भूमि और रहने योग्य भूमि दक्षिणी वियतनाम में पड़ा था। इसलिए करके दक्षिणी वियतनाम वाला उत्तरी वियतनाम से हमेशा कहा करता था कि तुम्हारे क्षेत्र में मेरा जमीन ज्यादा चला गया है, मेरा यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो ज्यादा चला गया है, हमें पुनः वापस दिया जाए या फिर से एक बार किया जाए, फिर से एक बार डिवाइड किया जाए। जो उत्तरी वियतनाम मान नहीं रहा था। तो आप लोग को ये पहले ही बताए थे कि अमेरिका जो है इन्वॉल्व हो गया इन लोगों के बीच में, यानी ये दोनों गोतिया है, ये दोनों एक देश था और ये दोनों कुछ मैटर को लेकर के, आपसी विवाद को लेकर के, नेताओं के वजह से ये दोनों डिवाइड हो गया। अमेरिका का काम किया कि दक्षिणी वियतनाम में इन्वॉल्व हो गया, दक्षिणी वियतनाम में इन्वॉल्व हो गया और अमेरिका इन्वॉल्व होने के बाद उत्तरी वियतनाम से मुकाबला करने लगा। उत्तरी वियतनाम में एक नामी नेता थे जिनका नाम था हो ची मिन्ह। वो उत्तरी वियतनाम का नेता थे। वे अमेरिका से और अमेरिका का वियतनाम का साथ देने से, यानी दक्षिणी वियतनाम का साथ देने से थोड़ा सा भी उनको कोई भय नहीं हुआ। उन्होंने डट के मुकाबला किया और इससे देखा कि उत्तरी वियतनाम जो था दक्षिणी वियतनाम और अमेरिका से थोड़ा सा भी डाउन नहीं हो रहा था, थोड़ा सा भी झुक नहीं रहा था। दक्षिणी वियतनाम और अमेरिका एक में मिल करके भी उत्तरी वियतनाम का बाल बाका नहीं कर पा रहे थे। तब अमेरिका को लगा कि ये ऐसे नहीं मानेगा। तब अमेरिका अपना सातिर दिमाग का चाल चला। क्या चला? सातिर दिमाग का चाल चला। और उस सातिर दिमाग में आप लोग को पढ़ाया गया था ऑफलाइन क्लास में रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज। याद कीजिए आप लोग, ऑफलाइन क्लास में हम आपको पढ़ाए थे कि रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज। रासायनिक हथियार वो हथियार था जिसको नापाम से मिला था, उसका उपनाम था नापाम। रासायनिक हथियार ऐसा हथियार था, यह एक आग का गोला था कि इसको पटक देने से इसकी जो धुआं था वो चारों तरफ क्षेत्र में फैल जाती थी। और धुआं जब क्षेत्र में फैल जाता था
तो जो ही मनुष्य के त्वचा पर जाकर के सकता था तो वो धुआं त्वचा पर जाकर के बैठ जाता था और रिएक्शन पैदा कर देता था त्वचा पे। लोग धुआं तो त्वचा को अपना हाथों से पूरा खखोरना चालू कर देते थे और खखोरते खखोरते स्थिति ऐसा आ जाता था कि हाथ में कैंसर टाइप का रोग हो जाता था। अगर से लोग उस धुआं को ज्यादा दिन तक से यूज कर ले, अगर पी जाते थे उस धुआं को, जैसे सांस ले रहे हैं धुआं आ रहा है उसका मुंह में चला गया डायरेक्ट, तो इतना खतरनाक था धुआं बाबू कि वो धुआं अगर से पेट में चला जाता था तो अतड़ी भी कट के लेटरिन के रास्ता से बाहर आ जाया करता था। इतना खतरनाक वो धुआं था। तो उसी धुआं को उससे साथी चाल चला, फिर भी जिसको रखे साई मार सके ना कोई, ये बात आप जानते हैं। तब उत्तरी वियतनाम ने उससे भी अपना झेलते हुए अगला निकल गया आगे। फिर अमेरिका ने देखा कि अभी भी उत्तरी वियतनाम हमसे झुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर कुछ दिन के बाद उसी क्षण में एक एजेंट ऑरेंज लाता है अमेरिका, और एजेंट ऑरेंज फिर लाता है और यही उत्तरी वियतनाम पर फिर पड़कता है। ये एजेंट ऑरेंज क्या था बाबू? ये एक ऐसा था, ये देखा कि पहले तो हम इंसान को मारे, अब कुछ नहीं हो रहा है। पहले हम वियतनामियों को आग से जलाएं, कुछ नहीं हुआ, अब हम इन लोगों को भूखे मुआएंगे। अब वो क्या काम किया एजेंट ऑरेंज में, वे ऐसा चाल चला कि वैसा एक रासायनिक चीज था जो उत्पादन को, यानी जैसे धान का फसल हो रहा है, फल फूल का फसल हो रहा है, उसको मुरझा देता था एजेंट ऑरेंज। इन सबसे वियतनाम लड़ते हुए और इन सबका विरोध करते हुए, काटते हुए आगे बढ़ता गया। उत्तरी वियतनाम इन लोग से डरने का नाम नहीं लिया और जंग में इन लोगों का बराबरी का हक रखते हुए चला। लेकिन घटना एक बात का और बन जाता है जो कल हम आपको बताए थे, माइली गांव में ये हुआ कि देखा अमेरिका कि उत्तरी वियतनाम के लोग और वहां के सेना हमसे डर नहीं रहा है। तब वो क्या काम किया कि माइली गांव में एक बहुत दर्दनाक, दिल को दुखाने वाला घटना पैदा कर दिया। इस चीज को देखते हुए वहां के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन 5 सूत्री योजना लाया और 5 सूत्री योजना ला करके और फिर पुनः युद्ध को शांति कराया। देखा कि पूरे दुनिया में अमेरिका का सेना का और अमेरिका का थू थू हो रहा है। तब उन्होंने क्या काम किया कि 5 सूत्री योजना ले आया और 5 सूत्री योजना में एक प्रस्ताव रखा कि अब आइंदा से कभी भी ऐसा घटना नहीं होगा। लेकिन अमेरिका अपने आदत से मजबूर था, पुनः फिर उसने अटैक किया और वियतनामियों के पीठ पर छुरा मारने का काम किया। और इससे बदला में फिर अमेरिका ने, निक्सन ने फिर 8 सूत्री योजना लाया। याद कीजिए, 8 सूत्री योजना को भी हम पढ़ाए थे। अमेरिका ने फिर 8 सूत्री योजना ले आया और उस योजना में वियतनाम और उसके संबंधित मित्र जो थे, जो पार्टी का था, वो इस योजना में शामिल होना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि राष्ट्रपति निक्सन और अमेरिका के सेना ने अपना असली रूप दिखा दिया था। अपना असली रूप दिखा दिया था। तब वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और इसके संबंधित जितना भी देश थे, ये इन मीटिंग में इन्वॉल्व होना नहीं चाह रहे थे। तब किसी तरह से निक्सन ने इन लोगों को मनाया और 1975 में फिर एक बार शामिल हुए। लेकिन ये घटना जो था, माइली गांव की घटना, ये वियतनाम को पुनः एक बार फिर एक स्टेज पर लाने का काम किया। माइली गांव की जो घटना था वो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को फिर से एक बार मिलाने का काम किया। समझ में आ रहा है? उस समय उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम अलग अलग हो गए थे, लेकिन माइली गांव की घटना ने फिर इन दोनों को एक कर दिया। माइली गांव की घटना फिर इन दोनों को एक कर दिया और उसी समय 1975 में वियतनाम की एकीकरण पूरा हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वियतनाम के एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 1975 में। 1975 में इसलिए पूरा हुआ था कि उत्तरी वियतनाम
और दक्षिणी वियतनाम, माइली गांव में जो अमेरिका घटना किए था, इससे उत्तरी और दक्षिणी दोनों दुश्मन हो गए थे। लेकिन इस घटना से क्या हुआ कि दोनों पुनः मिल गए और अमेरिका को छांट दिए और अमेरिका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छांटा गया। समझ में आ रहा है? अमेरिका क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छांटा गया था। तो मैं समझता हूं कि आपको राष्ट्रवाद के और हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विषय में अब तो हमारे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब अगर से दिक्कत है अभी भी तो आप कमेंट कीजिए कि क्या कोई दिक्कत है, कमेंट करके बताइए। हमारे समझ से तो अब तो आपको, हमारे समझ से आपको तो उत्तर वियतनाम हिंद चीन में राष्ट्रवादी, इसे आपको कोई दिक्कत नहीं होता होगा। सर साफ नहीं दिख रहा है, क्वालिटी बाबू बढ़ाओ, तो क्वालिटी बढ़ाओ लोग, क्वालिटी